गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट इकाई है, नया पाठ है, वो है डी और एफ ब्लॉक तत्व। अब तक हमने पी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन किया है, +1 में एस ब्लॉक का अध्ययन किया था। तो चारों प्रकार के तत्वों का अध्ययन हो जाएगा। आवर्त सारणी में 4 प्रकार के तत्व हैं जिसका अध्ययन आपने कर लिया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण और यौगिकों का अध्ययन कर लिया। अब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो पहला इसमें पार्ट लेते हैं डी ब्लॉक तत्व, यही हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व। इन्हें संक्रमण तत्व भी कह देते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट। कुछ बातें, पहले परिभाषा। एस ब्लॉक में बताया कि ऐसे तत्व जिनके बाह्य कक्ष में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो एस उपकोष में भरे जाते हैं, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक में बताया गया ऐसे तत्व जिनके बाह्य कक्ष में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन लगातार पी उपकोष में भरे जाते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 तक अध्ययन कर लिया। एस ब्लॉक 1 और 2 वर्ग का अध्ययन कर लिया। अब आता है डी ब्लॉक। आवर्त सारणी वर्ग 3 से 12 डी ब्लॉक है। क्यों? आप जानते हैं डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी के आधार पर एक आवर्त में 10 तत्व है। सामान्य परिभाषा ये इनकी, ऐसे तत्व जिनके बाह्य कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन उपांत्य कक्ष में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन लगातार डी उपकोष में भरे जाते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में बाहरी 2 कक्ष अपूर्ण होते हैं, बाह्य कक्ष और उपांत्य कक्ष। बाह्य कक्ष में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उपांत्य कक्ष में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन लगातार डी उपकोष में भरे जाते हैं, इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो पहली होगी परिभाषा। नंबर 2, आवर्त सारणी में इन तत्वों को वर्ग 3 से 12 और आवर्त 4 से 7 में रखा गया है। जैसे एस ब्लॉक बराबर क्या होता है, वर्ग 1 और 2। पी बराबर वर्ग 13 से 18 और डी में मैंने कर दिया 3 से 12। तो सारे 18 के 18 वर्ग आ जाते हैं। जो एफ ब्लॉक है
इसमें भी 28 तत्व है जो 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, नहीं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। दोनों ही श्रेणियों में 14 तत्व है जिन्हें आवर्त सारणी के नीचे लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है। आवर्त सारणी ध्यान से देखना, वहाँ एफ ब्लॉक के तत्वों को स्थान आवर्त सारणी में न देकर आवर्त सारणी के नीचे दिया गया है। तो सेकंड बात हमने क्या बताई कि डी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग आवर्त सारणी में 3 से 12 है और आवर्त 4 से 7 है, और ये 4 श्रेणियां भी आगे आएगा। इससे पहले डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ये बात पूछ लेते हैं, और ये बार बार नाम क्या आएगा, संक्रमण तत्व ही आएगा। संक्रमण मीन्स 2 के बीच का। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में वर्ग 1 को 2 है और पी 13 से 18, बीच में क्या रहेंगे 3 से 12। तो चूंकि इन तत्वों का स्थान एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य होता है, इसीलिए इन्हें संक्रमण ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहते हैं। नंबर 4, डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 3D श्रेणी, 2 4D श्रेणी, 3 5D श्रेणी और 4 6D श्रेणी। इन चारों में ही 10-10 यानी कुल मिलाकर संख्या इनकी क्या हो जाएगी 40। ये डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं 40। आपको पी ब्लॉक के बताए गए 30, एस ब्लॉक के बताए गए 12 और डी के आगे 40। अस्सी ये हो गए, बाकी हो गए एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब कौन सी श्रेणी में प्रथम तत्व कौन सा और अंतिम कौन सा है? पहली श्रेणी है SC स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 21 से Zn 30। प्रथम संक्रमण श्रेणी का प्रथम तत्व होता है स्कैंडियम, अंतिम तत्व होता है जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। दूसरी श्रेणी है यट्रबियम 39, Y39 से CD48। तीसरी है La लैंथेनम स्थान से शुरू होती है और ये चलती है मरकरी पारा Hg 80 और ये शुरू होती है AC एक्टिनियम 89 और अंतिम तत्व है वो रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम प्रतीक तो खोजा नहीं गया है, लेकिन वो कौन सा हो जाएगा इसमें अभी, क्योंकि अधूरा है इसलिए हमने इसको डैश डैश कर दिया है। तो ये 4 श्रेणी हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है 57 और 80 के बीच में गैप कितना है 10 का नहीं है, यहाँ 32 का 14 10 24 का है। क्यों कि यहाँ क्या गए सीरियम से लेकर Ce 58 से लेकर Lu ल्यूटेशियम 71 तत्व क्या है
एफ ब्लॉक आवर्त सारणी नीचे है। ऐसी चौथी श्रेणी में TH 90 थोरियम पहला है एक्टिनाइड और 103 लोरेंशियम तक है, तो वो दोनों श्रेणियां नीचे हैं, आवर्त सारणी में नहीं दी गई है। तो ये डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां हैं, चारों में प्रथम और अंतिम तत्व पूछ लिया जाता है। 3 श्रेणियां तो पूर्ण है, 3 की तो आप याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? प्रथम 3D श्रेणी, सेकेंडियम प्रथम तत्व, जिंक अंतिम तत्व। दूसरी है 4D श्रेणी, यट्रिबियम Y39 से कैडमियम 48, और तीसरी La57 से मरकरी 80। और ये थी इनके बारे में सामान्य बातें। ये बात तो ध्यान देने की है कि यहाँ जो Zn, Cd और Hg है, इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। और ये प्रश्न भी आ जाता है, कारण बताइए। Zn, Cd और Hg यद्यपि डी ब्लॉक तत्व तो है, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। तो यहाँ जवाब ये है, जब इनका विन्यास बनाते हैं तो विन्यास क्या होता है इनका? Zn होता है 30, AR 3D10 4s2, CD का होता है KR 4D10 5s2। उसके बाद में Hg XE 4F14 5D10 6s2। ये इन तीनों का विन्यास है। प्रश्न ये है, आपको ये बताया मैंने कि Zn, Cd और Hg इन्हें डी ब्लॉक तत्व तो कहा जाता है, लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। इसका जवाब देने के लिए पहले तो इनका विन्यास बना दी। मोस्टली 2 का ही कर ले, Hg जरूरी नहीं है, केवल Cd और जिंक इनके बारे में पूछ लिया जाता है। पहला काम क्या करना है, पहले दोनों का विन्यास बना देंगे। अब इसमें ये देना है कि केवल वही तत्व संक्रमण होते हैं जिनकी परमाणु या आयनिक अवस्था में डी कक्ष क्या होता है? अपूर्ण होता है। संक्रमण तत्वों की परिभाषा क्या है? ऐसे तत्व जिनमें डी उपकोष अपूर्ण हो, उन्हें संक्रमण तत्व माना गया है। कौन सी अवस्था में? मूल और आयनिक, यानी कि वे तत्व जो परमाणु अवस्था में या किसी भी आक्सीकरण अवस्था में यदि उनमें डी उपकोष अपूर्ण है तो ही वो तत्व संक्रमण श्रेणी में आते हैं, अदरवाइज वो नहीं आते। तो यहाँ देखिए Zn और Cd दोनों की मूल अवस्था में डी कोष भरा हुआ है, और इनकी देखो आयनिक अवस्था
Zn क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, Zn2। इसका विन्यास क्या बन जाएगा, Ar3D10 4s0। इसी प्रकार Cd में Cd+2 बराबर Kr4D10 5s0। अब इनकी देखिए Zn और Cd की परमाणु और ऑक्सीकरण अवस्था, यानी Zn और Cd की परमाणु अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था में दोनों में क्या होता है, डी उपकोष पूर्ण भरा होता है। इसीलिए Zn को संक्रमण तत्व नहीं माना गया। हमारे पाठ्यक्रम में केवल 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उसका ही अध्ययन करना है। तो आप यही पूछेंगे कि Zn को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना गया है। इसमें पहले मूल विन्यास लिखेंगे, फिर इसका Zn2 ऑक्सीकरण अवस्था का विन्यास लिखेंगे, फिर नीचे लिख देंगे उपरोक्त विन्यास से स्पष्ट है जिंक की मूल और ऑक्सीकरण दोनों ही अवस्था में डी उपकोष भरा हुआ है, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं माना गया। अब देखिए इसी प्रकार आपने विन्यास Cu और Ag, अभी हम आपको विन्यास बनाएंगे, आप देखोगे कॉपर का 29 होता है, Cu29, Ag47। हालांकि मैंने आपको +1 में कहा था कि इनका विन्यास याद कर लें। मैंने आपको +1 में आवर्त सारणी में पहले ही बता दिया था कि इसका विन्यास याद कर लें जो 30 तक तत्व है। अब देखिए कॉपर होता है 29, इसका विन्यास क्या होगा, Ar3D10 4s1। Ag में भी Kr4D10 5s1। अब यद्यपि Cu और Ag की मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, डी कोष पूर्ण भरा है, इसलिए इनको संक्रमण नहीं मानना चाहिए। प्रश्न ये है कि Zn, Cu और Ag में भी डी कोष पूर्ण भरा हुआ है, इनको संक्रमण क्यों माना गया है, नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ ये परिभाषा की दूसरी बात को अनुपालन करते हैं। कैसे करते हैं कि परमाणु या ऑक्सीकरण अवस्था, यद्यपि परमाणु अवस्था में डी कोष पूरा भरा हुआ है, लेकिन इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तो इनका जो शेष विन्यास है वो क्या होता है, डी अपूर्ण होता है। यहाँ देखिए Cu2, देखिए उसका विन्यास क्या बन जाएगा, Ar3D9 4s0। ऐसे ही Ag क्या होगा, Ar यहाँ आएगा Kr, क्या आएगा Kr 4D9 5s0। तो इनकी जो आयनिक अवस्था है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसी स्थिति में इनमें डी कोष क्या होता है, अपूर्ण होने के कारण Cu और Ag को क्या माना गया है, संक्रमण तत्व माना गया है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गुणों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने अब तक पी ब्लॉक में सामान्य गुणों की व्याख्या की है, ऐसे ही डी ब्लॉक में भी हम गुणों की व्याख्या करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
परमाणु आकार, आयनन एंथैल्पी, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ये तो कॉमन थे जैसे हमने पी ब्लॉक में किया, एस ब्लॉक में। अब इनमें विशेष गुण है, जैसे परिवर्ती संयोजकता। इनकी संयोजकता क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। अब क्यों होती है इस बात को बताया जाएगा। इसमें 8-9 बिंदु आएंगे। परिवर्ती संयोजकता में 9 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद रंगीन यौगिक, डी ब्लॉक के तत्वों से बने जो यौगिक हैं वो कलर्ड रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों होते हैं? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट हो जाएगा कि जिन तत्वों के धनायनों में डी कक्षक में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, वो यौगिक क्या होते हैं? सदैव रंगीन होते हैं और अनुचुंबकीय भी होते हैं। मतलब अनुचुंबकीय मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। तो वो गुण भी डी ब्लॉक यौगिकों में पाया जाता है। उपसहसुन यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगला पाठ है ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उपसहसुन यौगिक, ये भी बताया जाएगा। इसके बाद अंतराकाश यौगिकों का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक में जो धातुएं हैं ये विशेष एक संरचना में इनका जो क्रिस्टल जालक है उसमें FCC BCC संरचना होती है, उसमें परमाणु व्यवस्थित होते हैं। फिर भी इनके परमाणुओं के मध्य थोड़ा सा गैप, रिक्त स्थान बच जाता है, अंतराकाश बच जाता है। उस अंतराकाश में छोटे आकार के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए अंतराकाश यौगिक भी बनाते हैं। और मिश्र धातुओं का निर्माण इन्हीं तत्वों के द्वारा होता है, जैसे तांबा है, पित्तल है, कांसा है, ये सब डी ब्लॉक तत्वों से ही बनते हैं। तो इसका हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया था कि डी ब्लॉक तत्वों के बाहरी 2 कोष अपूर्ण होते हैं, उसी के अनुरूप इनका विन्यास क्या होता है? n-1 D1 to 10 ns1 से 2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बोर्ड में पूछ लेते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपने पाठ्यक्रम में 3D श्रेणी है, तो 3D श्रेणी का विन्यास क्या हो जाएगा? AR 3D1 to 10 1 से 2, ये है 3D। अब देखिए चारों श्रेणियों के विन्यास आपको याद होने चाहिए। बोर्ड में एक का विन्यास आता है, फिर रिपीट करता हूँ। एस ब्लॉक के लिए क्या बताया गया आपको? NS1 या NS2। एस ब्लॉक के 2 वर्ग है, प्रथम वर्ग में होता है NS1 और दूसरा NS2। पी ब्लॉक के लिए बताया गया आपको NS2 NP126। डी ब्लॉक के लिए N-1 D1 to 10 NS1 to 2। और एफ ब्लॉक और कर लीजिए N-2 F1 से 14 N-1 D0 से 1 NS2। तो मैंने संक्षेप में चारों ही ब्लॉक के तत्वों का विन्यास दे दिया है। ये 2 हम कर चुके हैं, तीसरा हम कर रहे हैं, चौथा बाद में आएगा।
इन चारों को याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। अब मैं 3D संक्रमण श्रेणी का तत्वों के 10 तत्वों का विन्यास बताऊंगा। ये विन्यास अपने +1 में कराए, वहाँ की कॉपी देखकर इसको याद ही करना है। अगर आपको ये विन्यास याद हो जाता है, इस पाठ को अगले संकुल यौगिक जो इकाई है उसको याद करने में कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इन 10 तत्वों का विन्यास याद कर लीजिए। तो हम करेंगे 3D तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें पहले लेंगे हमें नंबर 1 स्कैंडियम। सिंबल होता है Sc। टाइटेनियम Ti। वेनेडियम V। क्रोमियम Cr। मैग्नीज Mn। आयरन Fe। कोबाल्ट CO। निकल Ni। कॉपर Cu और जिंक। Zn। यानी ये 30 तत्व 10 तत्व है। इनके परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। या ये भी स्टार है और ये भी स्टार है। ये क्या है? आर्बोनियम का अपवाद है। विन्यास में क्या करें इनका? Ar3D1 4s2। आप तो ये आगे वाला विन्यास इसको ध्यान से सीखना है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। यानी इसमें अगर ये विन्यास आपको आ जाता है तो इसको देखकर हम इनके सभी गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। टाइटेनियम को होता है Ar3D2 4s2। क्रोमियम वेनेडियम का Ar3D3 4s2। ये अपवाद है Ar3D5 4s1। यहाँ क्या है कि 3D का क्या होता है? अर्धपूरित विन्यास होता है। जो विन्यास अगर अर्धपूरित होता है वो क्या होता है? एक स्थायी विन्यास है। इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है, जो कि एक अर्धपूरित विन्यास हो जाता है। उसके बाद में मैग्नीज 3D5 4s2। आयरन सब विन्यास आपके मैंने 11वीं में बनवा दिए थे, ध्यान से कर लें इसको। (3D8 4s2)। फिर अपवाद कॉपर में आ गया Ar3D10 4s1 और Ar3D10 4s2। यहाँ कॉपर में 3D क्या होता है? पूरा भर जाता है 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण। ये एक पूरित विन्यास है। तो ये स्थायी होने के कारण कॉपर का विन्यास 3D10 हो जाएगा। ये सीखने की चीज़ है। मैं आज यहाँ तक ही कराऊँगा। अब आप लोग कल के लिए, क्योंकि जितना भी इसकी पाठ जो है अध्ययन करना है सारा इन पर निर्भर है। यहाँ पूछ लेते हैं Cr2 में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, CO+ में कितने इलेक्ट्रॉन
अयुग्मित है, इनका चुंबकीय गुण ज्ञात करो। यदि आपको इनके डी उपकोष का विन्यास याद है तो किसी भी आक्षेपण अवस्था में तो सभी प्रकार के गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए कल विशेष रूप से ये जो मैंने चीज़ बताई है ये आपको याद होनी चाहिए। इसके आधार पर ही डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों की व्याख्या की जाएगी। थैंक यू।